परीक्षा के दृष्टिकोण से आप सभी की तैयारी बहुत ही बेहतर चल रही होगी, पर क्या होता है जब हमारा फ़ोन हम बहुत ज़्यादा चला लेते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ोन को यूज़ कर लेते हैं तो फ़ोन हमारा गर्म होने लगता है और हैंग करने लगता है। वैसे ही हमारा दिमाग भी होता है, यदि आप उसे ज़रूरत से ज़्यादा चलाओगे तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करने लगेगा, वो मिक्स मैच करने लगेगा। तो हम क्या करते हैं, जब फ़ोन गर्म हो जाता है तो फ़ोन को रिबूट करते हैं, या जब हैंग होने लगता है तो थोड़ी देर के लिए उसको स्विच ऑफ करते हैं और फिर उसको ऑन करते हैं। तो वैसे ही हमें हमारे दिमाग के साथ करना होता है, हमें थोड़े थोड़े टाइम में गैप लेने होते हैं पढ़ाई से। मान लीजिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं और आप सोचे कि कंटिन्यू आप 5 से 6 घंटे बैठ के पढ़ लें, तो ये संभव नहीं है, बल्कि आपको हर 1 से आधे घंटे 1.5 घंटे के बीच में एक 10 मिनट का नैप लेना होगा। इसके साथ ही साथ में अगर आपके पास में बहुत ज़्यादा पढ़ाई हो चुकी है, आपका दिमाग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है पढ़ पढ़ के, तो आप एक दिन का ऑफ ले सकते हैं। अब इस ऑफ में आपको मूवीज़ नहीं देखनी या कुछ और नहीं करना, क्योंकि आपको पता है एग्ज़ाम आपका सामने है और आपको ऑफ भी चाहिए, आपको छुट्टी भी चाहिए। तो आप दिन भर बैठिए, आराम से सो जाइए। इसके अलावा जब आप उठते हैं तो उसके बाद एक कॉपी और पेन उठाइए और कॉपी पे अपने गोल्स लिखिए। आपने जितनी भी चीज़ें अभी तक लाइफ में सोची है वो सारी चीज़ें लिखिए। जो भी आपको अच्छा लगता है, पेंटिंग अच्छी लगती है पेंटिंग कीजिए, पोइट्री अच्छी लगती है पोइट्री कीजिए, जो भी आपके मन को सुकून देता है आप वो काम कीजिए। बस आपको फ़ोन और टीवी से दूर रहना है, जिससे आपकी तैयारी और भी बेहतर हो पाएगी। और जैसे ही आपका ये गैप खत्म होता है, एक दिन खत्म होता है, तो दूसरे दिन वापस रिटर्न आइए। वो कहते हैं ना कि अगर हम 2 कदम पीछे जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पीछे हट रहे हैं, हो सकता है कि हम ऊंची छलांग लगाने की तैयारी कर रहे हों। तो बिल्कुल वैसे ही आपको भी करना है। तो चलिए हमारी आज की क्लास की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में, कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे, इनकी कहानी क्या है। क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डिटेल में सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं, तो आज हम सिर्फ और सिर्फ स्टोरी लेके चलने वाले हैं अलग अलग स्वतंत्रता सेनानियों की, जिसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं रानी लक्ष्मीबाई के संबंध में। जब भी हम रानी लक्ष्मीबाई की बात करते हैं तो रानी लक्ष्मीबाई की बात करते ही हमारे मन में एक अलग सा जोश उत्पन्न हो जाता है, जिसका प्रमुख कारण इन रानी की वीरता ही है। रानी लक्ष्मीबाई के सबसे पहले हम बात करेंगे जन्म की। तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वर्ष 1828 में हुआ था। इनके बचपन का नाम मनु था या फिर मणिकर्णिका था। मूवी तो सबने देखी ही है मणिकर्णिका, तो इनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था या फिर मनु था। इनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे था। इसके साथ में इनका जब विवाह तय होता है, इनका विवाह झांसी के महाराज गंगाधर राव के साथ तय होता है। इस प्रकार से रानी लक्ष्मीबाई जो है या मनु जो है वो रानी लक्ष्मीबाई के रूप में झांसी की रानी बनती हैं। और झांसी कौन सा क्षेत्र था, तो झांसी मराठा शासित क्षेत्र था। इसके अलावा आपको एक और बात पता होनी चाहिए कि रानी लक्ष्मीबाई जो है इनका युद्ध क्यों हुआ। गंगाधर राव जी से रानी लक्ष्मीबाई का विवाह होता है और इसके कुछ समय पश्चात गंगाधर राव जी से रानी लक्ष्मीबाई को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, परंतु आकस्मिक मृत्यु हो जाती है उनके पुत्र की। और इसके पश्चात गंगाधर राव जी को कोई बीमारी घेर लेती है और जिस बीमारी के कारण उनकी भी मृत्यु हो जाती है, जिसके चलते रानी विधवा हो जाती है। और इसी समय डलहौजी ने एक नीति लेके आई थी जिसको कहा जाता था हड़प नीति। तो हड़प नीति भी भारत में इसी समय आई और हड़प नीति आने के कारण क्योंकि रानी विधवा हो चुकी थी तो रानी के पास कोई उत्तराधिकारी नहीं था और अपने राज्य को बचाने के लिए इन्होंने एक पुत्र को गोद ले लिया और इसके बाद इन्हें अपना दत्तक पुत्र माना। और क्योंकि डलहौजी की नीति के अनुसार जो दत्तक पुत्र है वह राज्य का उत्तराधिकारी नहीं हो सकता, इस कारण से डलहौजी और अंग्रेजी सरकार चाहती थी कि वो रानी के इस क्षेत्र को हथिया ले। लेकिन रानी अपने क्षेत्र को बचाना चाहती थी और अपने क्षेत्र को बचाने के कारण इन्होंने युद्ध करना स्वीकार किया। रानी लक्ष्मीबाई के मुख्यतः 2 युद्ध हुए जो कि अंग्रेजी सत्ता के साथ में हुए। पहला जो युद्ध था उनका वर्ष 1898 में हुआ था जो कि यूरोस के साथ हुआ था। उसके बाद जो दूसरा युद्ध हुआ वो हुआ था 15 जून 1898 को और ये युद्ध जो है वो आयरिश के साथ में हुआ था।
यूरोज और आयरिश दोनों ही ब्रिटिश सेना के उच्चतम अधिकारी थे। रानी ने यूरोज को तो बहुत ज्यादा मार के भगा दिया, बहुत परेशान कर दिया। इसके बाद जब आयरिश आया और आयरिश के साथ जब रानी का युद्ध हुआ तो रानी ने बहुत ही वीरता के साथ एक भयंकर युद्ध किया, और इस युद्ध के पश्चात जब रानी को निश्चित हो गया कि अब वो नहीं जीत पाएंगी और अब उनका बचना संभव नहीं है, तो उन्होंने अपने ही कटार से स्वयं को मारकर आत्महत्या कर ली। तो इस प्रकार से हम देखते हैं वीर रानी लक्ष्मीबाई, और इनका पूरे क्षेत्र के बारे में हम डिटेल देख चुके हैं। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु 15 जून 1898 को हुई थी, और इन्हें 1857 की क्रांति की द्वितीय शहीद वीरांगना कहा जाता है। अगर इन्हें द्वितीय शहीद वीरांगना कहा जाता है तो प्रथम कौन है? तो प्रथम है रानी अवंतीबाई लोधी, जो कि मंडला जिले से संबंधित थी। रानी ने कहां से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया? तो रानी ने कानपुर और झांसी वाले क्षेत्र से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। इसके बाद इन्होंने अपने भाई जो तात्या टोपे थे उनकी मदद से ग्वालियर वाले क्षेत्र पर भी अधिकार कर लिया था, ग्वालियर के सिंधियाओं को हराकर। अगले सेनानी की तरफ चलते हैं, वो है रानी अवंतीबाई। रानी अवंतीबाई की जब हम बात करते हैं तो इनका क्षेत्र गढ़मंडला अर्थात रामनगर वाला क्षेत्र था। रानी अवंतीबाई को 1857 की क्रांति की प्रथम शहीद वीरांगना कहा जाता है, क्योंकि इनकी मृत्यु रानी लक्ष्मीबाई के भी पहले हो गई थी, तो इस कारण से ये प्रथम शहीद वीरांगना कहलाती हैं। रानी लक्ष्मीबाई का जो जन्म है वो 1831 में हुआ था, जो कि मध्य प्रदेश के ही सिवनी जिले के अंतर्गत हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म सिवनी जिले में हुआ, 1831 में हुआ। इनके पति विक्रमादित्य जी थे, जो कि रामगढ़ के महाराज थे, और इनके पति विक्रमादित्य जी को अंग्रेजी सरकार विक्षिप्त घोषित करके, विक्षिप्त मतलब पागल या फिर मानसिक रोगी घोषित करके उनका क्षेत्र हड़पना चाहती थी। लेकिन रानी अवंतीबाई बहुत ही ज्यादा वीर थी और ये बिल्कुल भी अपना क्षेत्र नहीं देना चाहती थी, तो इस कारण से इन्होंने अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध युद्ध किया, और इन्होंने जो युद्ध किया वो किया था अंग्रेज अधिकारी वार्डन के साथ में। तो वार्डन के साथ इन्होंने युद्ध किया, और ये वर्ष 1858 में 28 मार्च के दिन शहीद हो गई थी। इस कारण से इन्हें 1857 की क्रांति की प्रथम शहीद वीरांगना माना जाता है। वीरांगना की बात हो रही है, वहीं मध्य प्रदेश से शहीद होने वाले प्रथम व्यक्ति हमेशा कुंवर चैन सिंह ही रहेंगे। यदि वीरांगना की बात आएगी तो रानी अवंतीबाई सामने आती हैं। इसके अलावा इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किया? तो इन्होंने क्रांति का नेतृत्व गढ़मंडला से किया था, और इसी क्षेत्र को रामनगर के नाम से भी जाना जाता है। रानी अवंतीबाई जो हैं, इनकी एक सहायक थी जो कि बहुत ज़्यादा फेमस थी, उनका नाम था गिरधारी बाई। रानी अवंतीबाई की सहायक थी गिरधारी बाई, वहीं रानी लक्ष्मीबाई की सहायक थी झलकारी बाई, और रानी दुर्गावती की जब हम बात करते हैं तो उनकी सहायक थी चेरी बाई। लेकिन उनका संबंध अकबर से है, रानी दुर्गावती का, और रानी लक्ष्मीबाई और अवंतीबाई का जो संबंध है वो 1857 की क्रांति से। तो दोनों की जो सहायिका है, अवंतीबाई की सहायिका का नाम था गिरधारी बाई, और वहीं रानी लक्ष्मीबाई की जो सहायिका थी उनका नाम था झलकारी बाई। देखिए कैसे याद रखना है, रानी लक्ष्मीबाई थी झांसी से, तो रानी लक्ष्मीबाई झांसी थी तो झांसी झलकारी, झांसी झलकारी, तो झांसी वाली रानी लक्ष्मीबाई की सहायिका झलकारी बाई। अवंतीबाई की जब हम बात करते हैं तो अवंतीबाई की सहायिका गिरधारी बाई, नॉर्मली याद हो जाएगा। अगर झलकारी बाई ऑलरेडी लक्ष्मीबाई की तो हो गई है सहायिका, तो फिर जो अवंतीबाई की बचेंगी वो गिरधारी ही होंगी। नेक्स्ट चलते हैं, ये हैं गिरधारी बाई और ये है झलकारी बाई। झलकारी बाई का संबंध था रानी लक्ष्मीबाई से। झलकारी बाई झांसी के क्षेत्र में रहा करती थी और रानी लक्ष्मीबाई की दुर्गा सेना की प्रमुख व्यक्ति थी, उनकी दुर्गा सेना को संभालती थी, उसकी सेनापति भी थी। इसके साथ ही साथ में ऐसा कहा जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई की झलकारी बाई एकदम हमशक्ल थी और शत्रु को चकमा देने में रानी लक्ष्मीबाई की मदद किया करती थी। वो बिल्कुल रानी लक्ष्मीबाई की तरह ही वीरता से लड़ा करती थी और इनके ही कारण से बहुत बार अंग्रेज रानी लक्ष्मीबाई को पकड़ भी नहीं पाए थे। रानी अवंतीबाई की सहायिका गिरधारी बाई, इन्होंने भी मंडला के रामनगर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। तात्या टोपे, तात्या टोपे का मूल नाम था रामतनु पांडुरंगा, रामतनु पांडुरंग,
तात्या टोपे जी का जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ था, बल्कि इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। और महाराष्ट्र के नासिक वाले क्षेत्र में एक गांव लगता है जिसका नाम है येवला गांव। येवला गांव, इस गांव में तात्या टोपे जी का जन्म हुआ था। तात्या टोपे जी को भारतीय चीते और महाराष्ट्र के बाघ के नाम से भी जानते हैं। तो भारतीय चीते के नाम से किसे जाना जाता है? तात्या टोपे जी को जाना जाता है। इसके अलावा जो तात्या टोपे जी हैं, इन्होंने किस क्षेत्र से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया? तो इन्होंने कानपुर और झांसी से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। इन्होंने बहुत ज्यादा सहायता की थी रानी लक्ष्मीबाई की। और तात्या टोपे जी एक दिन एक गांव में सो रहे थे और इनके बारे में अंग्रेजी सरकार ने वैसे भी इश्तिहार निकाला हुआ था कि जो भी इनकी सूचना देगा उसे मुंह मांगी कीमत दी जाएगी। तो सिंधिया सामंत जो रहे थे, मानसिंह नामक एक व्यक्ति के विश्वासघात के कारण मेजर मीड ने तात्या टोपे जी को पकड़ा और इसके बाद इन्हें 1959 में इन्हें फांसी दे दी गई। तो कहां पर फांसी दी गई? तो इन्हें शिवपुरी में फांसी दी गई। इन्हें पकड़ा किसने? इन्हें मेजर मीड के द्वारा पकड़ा गया। और किसके विश्वासघात से? मानसिंह नामक एक व्यक्ति के विश्वासघात से। मामा टाटिया भील, देखिए मामा टाटिया भील जो है, इनका जन्म खंडवा जिले के अंतर्गत हुआ था। इसके बाद में खंडवा में इनका जन्म हुआ और इन्हें इंडियन रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता था। ये क्या करते थे? ये अंग्रेजों का धन लूटते थे और उनका धन लूटने के बाद में गरीब आदिवासियों में इनका संपूर्ण धन बांट दिया करते थे। इस कारण से अंग्रेजी सरकार ने इनके सर पे भी इनाम रखा हुआ था और होलकर सरकार ने इन्हें गिरफ्तार करके 1889 में अंग्रेजी सरकार को सौंप दिया और उसके बाद इन्हें 1889 में फांसी दे दी गई। मामा टाटिया भील को, इन्हें इंडियन रॉबिन हुड के नाम से भी जाना जाता है। शंकर शाह और रघुनाथ शाह, देखिए जो शंकर शाह है ना, इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था गढ़मंडला से। तो गढ़मंडला से और रामनगर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व करने वाले कौन थे? तो रघुनाथ शाह और शंकर शाह। शंकर शाह जो है, इनके ही बेटे थे रघुनाथ शाह। फोटो में देख सकते हैं, ये शंकर शाह है और ये रघुनाथ शाह है। ये दोनों पिता पुत्र को अंग्रेजी सरकार ने क्रांति का सहयोग करने के कारण इन दोनों को अंग्रेजी सरकार के द्वारा तोप के मुंह पर बांधकर उड़ा दिया गया, जो कि 18 दिसंबर 1858 की घटना है। अर्थात 18 दिसंबर 1858 को रघुनाथ शाह और शंकर शाह दोनों को तोप के मुंह पर बांधकर उड़ा दिया गया था। इनके चिथड़े उड़ा दिए गए थे। किसके द्वारा? अंग्रेजी सरकार के द्वारा। अर्थात इतनी क्रूर थी अंग्रेजी सरकार, आप सोच समझ सकते हैं। भीमा नायक, भीमा नायक को जननायक के नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व भी किया। इसके अलावा यह भी वही काम करते थे जैसे कि मामा टाटिया भील किया करते थे, अंग्रेजी सरकार का पूरा धन लूटकर गांव में छोटे आदिवासियों में पूरा धन बांट देना। इसके अलावा इन्हें निमाड़ का रॉबिन हुड कहा जाता था। इनकी ज्यादा तस्वीरें हमें नेट में नहीं मिलती, इनकी एक ही फोटो हमें ये दिखाई देती है नेट में। इसके साथ ही साथ में इन्होंने कई बार सरकारी खजाने को लूटा है। इन्हें विश्वासघात के थ्रू पकड़ा गया था। इन्हें अपने ही लोगों ने विश्वासघात दिया। इसके बाद में इन्हें अंडमान निकोबार भेज दिया गया था। अंडमान निकोबार में एक जेल थी, आपको पता होगा, अंग्रेजी सरकार की फेवरेट जेल थी वो, तो हर किसी को वहीं पहुंचा देते थे। तो अंडमान निकोबार भेजा गया था किसे? भीमा नायक जी को। इन्हें निमाड़ के रॉबिन हुड के नाम से भी जाना जाता है। इतनी बातें हमें इनके लिए याद रखनी है। कुंवर चैन सिंह, कुंवर चैन सिंह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मध्य प्रदेश के पहले शहीद कहलाते हैं। मध्य प्रदेश के पहले शहीद होने का सौभाग्य कुंवर चैन सिंह को मिलता है। कुंवर चैन सिंह कहां से थे? तो कुंवर चैन सिंह नरसिंहगढ़ रियासत के राजकुमार थे। इनके अंतर्गत सीहोर का क्षेत्र आता था और सीहोर के दशहरा मैदान में इन्होंने अंतिम युद्ध लड़ा। इस युद्ध में देखिए कहानी क्या हुई।
कहानी होती है कि जून 1824 की बात है। 1824 कब की? क्रांति के 33 वर्ष पहले। देखिए 1857 में हुई थी क्रांति और हम बात कर रहे हैं 1824 की। तो 1824 में अंग्रेजी अधिकारी, एक नाम होता है जिसका नाम होता है मैडॉक। तो मैडॉक क्या करते हैं, भोपाल के नवाब के साथ संधि करते हैं, जिसके तहत आजू बाजू के क्षेत्रों का शासन मैडॉक को दिया जाता है। और भोपाल के बाजू में जो सीहोर जिला है, यहाँ पर एक छावनी बनाई जाती है और इस छावनी में बहुत सारे हजारों सैनिकों को रखा जाता है और इन पूरे क्षेत्र का प्रशासन मैडॉक अपने हाथ में ले लेता है। और इसी के चलते इसी के बगल में नरसिंहगढ़ रियासत थी, जहां के राजकुमार कुंवर चैन सिंह थे और ये कहा गया कि नरसिंहगढ़ रियासत का भी जो राजनीतिक अधिकार होंगे वो मैडॉक के हाथ में होंगे। और इस स्थिति को भांपते हुए कुंवर चैन सिंह ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर लिया और युद्ध करना स्वीकार किया। तो जून 1824 में कुंवर चैन सिंह और मैडॉक के बीच में एक युद्ध हुआ, जो कि सीहोर के दशहरा मैदान में हुआ था। सीहोर के दशहरा मैदान में हुआ था। कुंवर चैन सिंह हिम्मत सिंह और बहादुर खां के साथ अपने 43 सैनिकों को लेकर सीहोर के दशहरा मैदान में गए, लेकिन उन्हें यह आइडिया नहीं था कि अंग्रेजी सरकार इतनी बड़ी सेना लेके आ जाएगी युद्ध करने। ये तो सिर्फ नॉर्मल समझौता करने, बात करने गए थे, परंतु वहां पे अंग्रेजी सरकार पहले से युद्ध के लिए तैयार थी और इनकी बहुत बड़ी सेना थी और इस सेना से अकेले उन 43 सैनिकों ने युद्ध किया और दो जो कुंवर चैन सिंह के साथी थे उन दोनों ने भी युद्ध किया। तो इसी युद्ध में कुंवर चैन सिंह की मृत्यु हो जाती है और उनका जो धड़ होता है ये रणभूमि पर ही कटकर गिर जाता है, क्योंकि ये धोखे से उतारा गया था। अंग्रेजी सरकार धोखे से उनका धड़ काट लेती है। तो इसके साथ में ये इस प्रकार से मध्य प्रदेश के पहले शहीद कहलाते हैं, क्योंकि ये 1824 में ही शहीद हो गए थे। बाकी सभी जो स्वतंत्रता सेनानी है वो 1857 की क्रांति के पश्चात शहीद हुए हैं और कुछ पहले भी हुए हैं, लेकिन सबसे पहले 1824 में कुंवर चैन सिंह शहीद हुए थे। राजा बख्तावर सिंह जो हैं वो धार के अमझेरा के शासक थे और इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व धार से किया था। नेक्स्ट चलते हैं शेख रमजान और ठाकुर रणमत सिंह। देखिए जो शेख रमजान है इनके बारे में सिर्फ इतना याद रखना है कि इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया मध्य प्रदेश के सागर वाले क्षेत्र से। इसके अलावा जो ठाकुर रणमत सिंह है इन्होंने भी 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया और इन्होंने क्रांति का नेतृत्व तो किया, लेकिन अपने साथ लगभग 300 और सैनिकों को भी क्रांति में आगे बढ़ाया। इसके साथ ही साथ में जो ठाकुर रणमत सिंह है इन्हें अंग्रेजी सरकार ने कैद कर लिया और इसके बाद इन्हें 1859 में 1859 में इन्हें फांसी दे दी गई, जो कि अंग्रेजी सरकार के द्वारा दी गई। इसके बाद हम देखेंगे मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम, मतलब स्वतंत्रता संग्राम में मध्य प्रदेश का क्या योगदान रहा है और मध्य प्रदेश में कौन से छोटे छोटे संग्राम हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं रतौना आंदोलन। रतौना आंदोलन जो है ये बहुत ज्यादा फेमस आंदोलन है और ये मध्य प्रदेश के सागर जिले में हुआ था और जिसका प्रमुख कारण था यहाँ पे कसाई खाना बनना। देखिए क्या हुआ था, वर्ष 1920 में सागर जिले के अंतर्गत यह आंदोलन आरंभ हुआ और यहाँ पे कहा जा रहा था कि एक कसाई खाना बनेगा और इस कसाई खाने में लगभग 1600 गायों को प्रतिदिन पर डे काटा जाएगा और जिसके विरोध में अब्दुल गनी और माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा यहाँ पर इस आंदोलन का प्रारंभ किया गया। इस आंदोलन को जैसे ही परवान चढ़ते ब्रिटिश सरकार ने देखा तो ब्रिटिश सरकार को यहाँ पर झुकना पड़ा और इस आंदोलन के प्रणेता माखनलाल चतुर्वेदी जी विजयी हो गए और यहाँ पर कसाई खाना नहीं बना। तो यह आंदोलन रतौना आंदोलन के नाम से जाना जाता है। रतौना क्यों कहा जाता है? क्योंकि सागर जिले के रतौना नामक क्षेत्र में यह कसाई खाना खुलने वाला था। इस कारण से झंडा आंदोलन की बात करते हैं तो झंडा आंदोलन का प्रमुख कारण यह है कि जबलपुर के जो
टाउन हॉल है, इस टाउन हॉल में हमारा भारतीय झंडा लगाया गया था। ये आप इमेज देख सकते हैं, हमारा भारतीय झंडा जबलपुर के टाउन हॉल में लगाया गया था और इस हॉल से ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा इस झंडे को नीचे निकाला गया और निकालने के बाद इसे और ज़्यादा बुरे तरीके से पैर से कुचला गया और इतना ज़्यादा जब झंडे का अपमान हुआ तो इसके विरोध में जो आंदोलन खड़ा हुआ उसे ही झंडा आंदोलन कहा जाता है। इस आंदोलन के तहत सुंदरलाल शर्मा जी को 6 माह की सजा दी गई ब्रिटिश सरकार के द्वारा। इसके अलावा जो अन्य अपराधी थे जिन्होंने इस झंडे आंदोलन में भाग लिया था उन सभी को अलग अलग प्रकार के कारावास दिए गए। नमक सत्याग्रह का सीधा संबंध महात्मा गांधी की दांडी यात्रा से है, जिन्होंने नमक सत्याग्रह के लिए इस यात्रा को प्रारंभ किया था। मध्य प्रदेश के क्षेत्र में जबलपुर जिले के अंतर्गत और सिवनी जिले के अंतर्गत नमक सत्याग्रह हुआ और इस सत्याग्रह में दुर्गा शंकर मेहता जी ने सिवनी जिले से नमक बनाकर कानून तोड़ा। और इसके अलावा जो यहाँ पर सेठ गोविंद दास ने जबलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया। इसके अलावा घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह की हम बात करते हैं तो इस सत्याग्रह को आदिवासी नेताओं के द्वारा किया गया था, जिसका मुख्य कारण यह था कि आदिवासी जो नेता थे ये चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार जंगलों पर अपना आधिपत्य स्वीकार ना करे। तो इसका नेतृत्व गुंजन सिंह कोरकू के द्वारा किया गया। कुछ साक्ष्यों में इस व्यक्ति को बंजारे सिंह कोरकू भी कहा जाता है। ये प्रमुख आदिवासी नेता थे जो कि घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह में शामिल थे। ये कहाँ था? तो ये सत्याग्रह हुआ था बैतूल जिले के अंतर्गत, जिसका मुख्य कारण था ब्रिटिश सरकार की जंगलों में हस्तक्षेप करने की नीति। इस आंदोलन में 2 नाम और सामने आते हैं। पहले है द्वारिका प्रसाद मिश्र और दूसरे है लाला राम वाजपेयी और द्वारिका प्रसाद मिश्र ने भी इस आंदोलन का नेतृत्व किया था जो कि बैतूल में हुआ है। इसके अलावा सिवनी जिले में भी यह आंदोलन हुआ और इसमें जन सामान्य ने सिवनी जिले के चंदन के पेड़ों को काटा। और कौन से चंदन के पेड़? वे चंदन के पेड़ जो कि सरकारी थे, जिन पर ब्रिटिश सरकार की हुकूमत चलती थी। उस क्षेत्र के चंदन के पेड़ों को काट कर इन्होंने इस आंदोलन का प्रारंभ किया, जिसका प्रमुख कारण था जंगल हमारे हैं और हम जंगलों पर किसी और की बंदिशें नहीं मानने वाले हैं। चरण पादुका नरसंहार को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। छतरपुर जिले के चरण पादुका मैदान पे सबसे पहले जिला कौन सा लगता है? छतरपुर। कब हुआ था ये? तो 14 जनवरी वर्ष 1931 के दिन यह नरसंहार हुआ था। यह कहां पर स्थित है? तो छतरपुर जिले के चरण पादुका मैदान पर। यह जो मैदान है यह किस नदी के किनारे है? तो यह है उर्मिल नदी के किनारे। और ये सारे क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं ना, जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। तो उर्मिल नदी के किनारे स्थित है। तो इस मैदान पर होने वाली आम सभा पर, जैसे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में आम सभा पर जो सभा चल रही थी उसके ऊपर बिना सूचना दिए अंधाधुंध गोली चला दी गई, वैसे ही यहाँ पर भी सेम चीज हुई कि चरण पादुका मैदान में एक आम सभा चल रही थी। इस आम सभा पर अंधाधुंध ब्रिटिश सरकार के द्वारा गोलियां चलाई गई और यहाँ पे बहुत सारे लोगों की हत्या कर दी गई और इसे ही मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। पंजाब मेल हत्याकांड का संबंध खंडवा जिले से है कि पंजाब मेल हत्याकांड खंडवा जिले से संबंधित है। खंडवा जिले से एक ट्रेन गुजर रही थी जिसका नाम था पंजाब मेल, जो कि दिल्ली से मुंबई की तरफ जा रही थी और इस मेल में बैठे हुए अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था हैक्सल और दूसरे का नाम था मेजर शाहन, और इसी के साथ ही साथ में जो इनका कुत्ता था उसकी भी हत्या कर दी गई क्रांतिकारियों के द्वारा।
ये क्रांतिकारी थे दलपत राव, देवनारायण तिवारी और यशवंत सिंह, जिसमें से 2 क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई और उसके बाद जो दलपत राव थे इन्हें काला पानी भेज दिया गया, काला पानी की सजा दी गई। इस प्रकार से पंजाब मेल हत्याकांड हमें सामने देखने के लिए मिलता है। ये जो पंजाब मेल हत्याकांड था ना, यह हत्याकांड वैसे तो बहुत ही बुरा था और इसमें इन दोनों अधिकारियों की हत्या हो गई थी, हैक्सल की भी और मेजर शाहन की भी। इसके साथ ही हमने मध्य प्रदेश में होने वाली सभी क्रांतिकारी आंदोलनों को कवर कर लिया है। इसमें से जो भी क्रांतिकारी आंदोलन शेष बचे होंगे उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही साथ में हमारी वीडियोस को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि बिना बेल आइकन दबाए, बिना सब्सक्राइब किए आपको हमारी दूसरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगी। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।